स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेक्चर सीरीज का ये 4th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज के इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग चैप्टर के। तो जरा लेक्चर ध्यान से देखना, एंड तक देखना। सब टॉपिक डिस्कस करूंगा, कुछ सॉल्व करने वाले क्वेश्चन भी हैं तो नोट डाउन कर लेना। और अगर सॉल्व करने वाले क्वेश्चन अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है मेरा, तो वो देख लीजिए इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का। वो करने की वजह से आप लोग वो देखने की वजह से इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी। इसमें से कौन सी फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी? डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो आप लोग को अगर पता होगा तो इक्विटी शेयर फिक्स नहीं होती है, वेरिएबल होती है। चलिए, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेट। इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? नॉमिनल वैल्यू पे। पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, फेस वैल्यू पे हमेशा कैलकुलेट करते हैं। आगे, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड अक्रूज। जो इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड होता है ऑन द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल, ऑन द डेट फिक्स इन एडवांस, ऑन द डेट फिक्स बाय बोर्ड रेजोल्यूशन और डिक्लेयर कंपनी इन द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो ऑन अ ड्यू डेट फिक्स इन एडवांस, इसका भी क्या आएगा? बी। क्यों? क्योंकि जो डेट फिक्स एडवांस में फिक्स रहती है उसी डेट पे इंटरेस्ट मिलता है, बॉन्ड का अक्रू आता है। मिलता जरूरी नहीं, लेकिन अक्रू हो जाएगा मतलब जनरेट हो जाएगा, आप लोग को बाद में मिलेगा जब डिक्लेयर देना रहेगा लोग। इंटरेस्ट इज पेड। इंटरेस्ट किसको पे किया जाता है? टू द होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी ऑन द ड्यू डेट प्रो रेटा एज पर हिज एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग, टू द ओरिजिनल इन्वेस्टर ऑफ द सिक्योरिटीज कम, टू द होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी ऑन द डेट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ हिज एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग, टू द ओरिजिनल इन्वेस्टर ऑफ द सिक्योरिटी सोल्ड एक्स इंटरेस्ट। तो इसका आएगा सी। जिसके पास शेयर्स है या वो सिक्योरिटी है उसी को उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा। वो कितने दिन तक लिया था उसने, कितने दिन तक संभाला है, अभी आज ही खरीदा है, आज ही उसको मिल गया इंटरेस्ट, तो भी चलेगा। गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट जो कंपनियां होती है, गवर्नमेंट कंपनियां जो भी है, गवर्नमेंट कंपनी हो प्राइवेट कंपनी, वो डायरेक्टली इतना टेंशन पालती नहीं है। जो जिसके पास आज के दिन सिक्योरिटी है उसी को इंटरेस्ट दे देती है। अब वो लोग जो इसने खरीदा है, वो जो बेचा है, वो लोग जाने कि किसको क्या लेना है, किसको क्या देना है। If a security is transferred on 31st March, being exact date when the interest falls due, अगर सिक्योरिटी किसको ट्रांसफर हुई हम लोग की 31st मार्च को भी है, बराबर ना, और being the exact date when the interest falls due, और यही डेट पे क्या इंटरेस्ट भी मिलता है। तो द एंटायर इंटरेस्ट ऑफ 31st मार्च बिलोंग्स टू द परचेसर। परचेसर को मिल जाएगा क्या? द एंटायर इंटरेस्ट बिलोंग्स टू द परचेसर अप टू 30th मार्च तक जो भी इंटरेस्ट था परचेसर को मिल जाएगा क्या? द एंटायर इंटरेस्ट अप टू 31st बिलोंग टू सेलर। तो इसका क्या आएगा? सी आएगा। क्यों? क्योंकि जितना भी इंटरेस्ट था अभी तक का, अभी तो उसने आज समझो मैंने खरीदा है, तो क्या अभी तक जिसके पास था वो तो किसी और के पास था, तो जो सेलर है उसने बेच रहेगा ना मुझे, तो वो तो इंटरेस्ट किसका रहेगा? सेलर का रहेगा, तो वो सेलर का रहेगा। ठीक है ना। सिक्योरिटी ट्रांसफर मिलेगा किसको? जिसके पास है, लेकिन जो इंटरेस्ट था वो है किसका? सेलर का। ठीक है ना। तो सेलर जब बेचता है ना तो खुद ही बोल देगा कि बाबा तेरे को इतना इंटरेस्ट मिलने वाला है, मेरे को मैं इतने में बेच रहा हूँ, मेरे को इंटरेस्ट का भी पैसा दे दे। वो कैलकुलेशन पहले बात है। सिक्योरिटी इज ट्रांसफर ऑन 31st मार्च व्हाइल द नेक्स्ट इंटरेस्ट फॉल ड्यू ऑन 30 जून। सिक्योरिटी कब ट्रांसफर हुई? 31st मई को, और इंटरेस्ट कब आता? 30 जून को, मतलब एक महीने बाद। द परचेसर हैज राइट टू क्लेम इंटरेस्ट अप टू 31st मई। नहीं, द सेलर हैज अ राइट टू क्लेम द इंटरेस्ट अप टू 31st मई एज इज इनकम। 6 का क्या आ जाएगा आप लोग का? देखिए बी ही राइट है। क्यों? क्योंकि सेलर को 31st मई तक का इंटरेस्ट सेलर को मिल जाएगा, और इंटरेस्ट जो अभी आगे जब एक महीने का रहेगा, जो मतलब 31st मई से लेके 30 जून तक, तो एक महीने बाद जब मिलेगा तो एक महीने का उसका रहेगा परचेसर का, और बाकी जो 31st मई तक जितना भी था वो किसका रहेगा? सेलर का रहेगा। तो XYZ बाय 200 डिबेंचर, यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगा आप लोग को। इज डिवाइड नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100 ईच ऑफ ICICI लिमिटेड एट 98x इंटरेस्ट। अगर आप लोग इसके नॉमिनल वैल्यू निकाल लेंगे तो 200 इंटू 100 करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आप लोग का? 20,000। तो नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी? फेस वैल्यू कितनी है? 20,000। 20 क्योंकि फेस वैल्यू इसलिए निकाल रहा हूं कि फेस वैल्यू कितनी है? 20,000। क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि इंटरेस्ट जो मिलता है फेस वैल्यू में मिलता है, कितने का खरीदा कितने का बेचा उससे मतलब नहीं होता है। ठीक है ना। आगे 98x इंटरेस्ट में खरीदा है उसने, इंटरेस्ट 12% पर एनम, और इंटरेस्ट कितना मिलता है उसको? 12%। पेड द हाफ ईयरली 30 जून और 31 दिसंबर। 30 जून और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिलता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? नॉमिनल वैल्यू पूछा। नॉमिनल वैल्यू टेंशन ही नहीं, नॉमिनल वैल्यू कैसे निकालेंगे? 200 डिबेंचर से एक कितने का? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा आप लोग का? 20,000। टेंशन ही नहीं, एकदम सिंपल। नेक्स्ट है XYZ बाइज 200 डिबेंचर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100 ईच। वही वापस बता रहे हैं कि 200 डिबेंचर खरीदा है, एक कितने का? 100 का है, कम इंटरेस्ट में खरीदा है। ठीक है ना। ऑन 1 मार्च 2012 फ्रॉम ABC, इंटरेस्ट 12% पेड हाफ ईयरली। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा? नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू तो वही रहेगी सेम, 200 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 20।
तो इसका आ जाएगा 20,000। इसका भी ए है, 7th का भी ए, 8th का भी है। चलिए XYZ बाय 200 डिबेंचर्स ऑफ, सेम क्वेश्चन बोला है, एक्स इंटरेस्ट में खरीदा है, इंटरेस्ट वही सेम है, तो कितना लिखा है देखो। अब जो इसका इंटरेस्ट की बात कर रहा है क्वेश्चन, तो इंटरेस्ट हमको निकालना पड़ेगा। तो कितना था अमाउंट, फेस वैल्यू की, हम लोग की जो फेस वैल्यू थी डिबेंचर्स की वो कितनी है, 20,000 है। 20,000 का कितना परसेंट, 12%। लेकिन ये 12% निकाले हम लोगों ने साल का है, हम लोग को साल का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। देखो पढ़ो यहाँ पे, कब खरीदा है उसने, 1 मार्च को खरीदा है, मतलब ये देखने का कि इससे पहले कब इंटरेस्ट मिला है। तो इससे पहले कब मिला रहेगा, 30 जून को मिला, लेकिन 31 दिसंबर भी है, तो मार्च से पहले क्या रहेगा, दिसंबर। तो मतलब फरवरी और जनवरी, मतलब 2 महीने का, क्योंकि 31 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी, 31 जनवरी से लेकर 31 फैब, तो ये 31 फैब बोलो, 29 या 28 फैब, बराबर ना। और फिर डायरेक्टली मार्च आ जाएगा, तो मतलब 2 महीना बीच में हुआ ये डेट से लेकर 31 दिसंबर के। तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा आप लोग को, तो आ जाएगा आप लोग का 400, बराबर ना। अभी जो 400 का इंटरेस्ट है वो किसका है, सिंपल सी बात है, जिसने बेचा है वो उसका है। तो किसने बेचा है, उसने एबीसी से, देखो XYZ ने खरीदा है, बराबर ना, तो है किसका वो, एबीसी का। तो 400 रुपए इंटरेस्ट किसका है, एबीसी का। ठीक है, चलिए आगे। XYZ बायज डिबेंचर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100 ईच, 98 एक्स इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट, सेम क्वेश्चन दिया वापस से, एक्स इंटरेस्ट पे खाली क्या पूछा है, प्राइस पेड बाय XYZ टुवर्ड कैपिटल, कैपिटल का कितना पैसा पे करा उसने। तो कितने डिबेंचर्स खरीदा उसने, 200। एक डिबेंचर कितने का है, 98 का है। फेस वैल्यू की बात नहीं चली, पैसा कितना दिया उसने ना, तो खरीदा कितने में, 98 में। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 19,600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19,600। तो आप लोग का, हम लोग को क्या पूछ रहा है, कैपिटल, तो कैपिटल की वैल्यू तो पूरी है 19,600। ठीक है ना। ये याद रखना कि अगर कम इंटरेस्ट की बात कर रहा है तो इंटरेस्ट उसमें क्या होता है, मिक्स होता है, और एक्स इंटरेस्ट की बात करो तो इंटरेस्ट मिक्स नहीं होता है। तो अभी एक्स इंटरेस्ट दिया तो टेंशन नहीं है। हाँ, अगर कम इंटरेस्ट बोला था ना यहाँ पे, तो क्या करना पड़ता था, जो अमाउंट आया था हम लोग का 19,600, जो आंसर आया ना इसका, मल्टीप्लाई करके 200 को मल्टीप्लाई करके 98 से कितना आया, 19,600 आया। तो उसमें इंटरेस्ट मिक्स होता था, कब, कम इंटरेस्ट के टाइम पे। अभी एक्स इंटरेस्ट के टाइम पे मिक्स होता नहीं है, तो मतलब उसने कैपिटल का कितना पे करा है, 19,600 रुपया। ठीक है, आगे 400 रुपए इंटरेस्ट का अलग से देना पड़ेगा। एक XYZ बाय 200 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, एक्स इंटरेस्ट है, बराबर ना। द टोटल पेमेंट में बाय, टोटल पेमेंट कितना करेगा XYZ, अभी हमने निकाले कि 19,600, तो उसको देखो इधर 200 है डिबेंचर्स, एक डिबेंचर कितने का खरीद रहा है वो, 98 का, तो मल्टीप्लाई करो तो 19,600 जाएगा, बराबर ना। और एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट तो नहीं होता है, तो साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि टोटल पेमेंट पूछ रहा है, कैपिटल नहीं पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, कैपिटल, इस क्वेश्चन में क्या पूछा, टोटल पेमेंट। तो 19,600 कैपिटल और 400 रुपया इंटरेस्ट जो उन्होंने निकाले थे पहले, बराबर ना, यहाँ पे निकाले थे यहाँ वाले में 400 रुपया इंटरेस्ट, वो भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन सेम ही है, तो इंटरेस्ट वही आने वाला है, मल्टीप्लाई करके देख भी लो, बराबर है ना। तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा ना, 19,600 प्लस 400। तो आप लोग को हो जाएगा 11th का सी। देखिए आगे फिर 12th पे आते हैं। 12th पे क्या लिखा वो देखिए, XYZ बाइज डिबेंचर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100 ईच, आईसीसी लिमिटेड ऑफ 100 कम इंटरेस्ट, 101 कम इंटरेस्ट में, तो 200 इंटू 101 कितना हो जाएगा आप लोग का, 20,200 का हो गया, बराबर ना। अब वो लिखा है कि प्राइस पेड बाय कैपिटल, तो अगर 200 को आप लोग मल्टीप्लाई करते हो किससे, 101 से, तो आता है आप लोग का 20,200, बराबर है। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट मतलब ये 20,200 जो आया हमारा, उसमें इंटरेस्ट क्या है, मिक्स है। इंटरेस्ट कितना था आप लोग का, 400। तो 20,200 में से 400 क्या करना पड़ेगा आप लोग को, माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप लोग को भाई क्या अमाउंट पूछ रहा है, क्वेश्चन में कैपिटल की पूछ रहा है। तो 20,200 में से 400 माइनस करेंगे कितना आएगा, 19,800। तो इसका आंसर क्या जाएगा आप लोग का, डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। XYZ buys 200 डिबेंचर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100 ईच एंड आईसीसी लिमिटेड ऑफ 101 कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट में खरीद रहा है। तो वापस से आएगा भाई, मल्टीप्लाई करो इसको 200 को 101 से, तो हो जाएगा 20,200, बराबर है। फिर क्या करना है आप लोग को, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट तो 400 है आप लोग का। क्या पूछ रहा है, टोटल पेमेंट कितना करा उसने। तो टोटल पेमेंट, तो इसमें क्या होता है कि एक्स कम इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट मिक्स ही रहता है, तो मतलब ये 20,200 ही आएगा आंसर, बराबर ना। टोटल पेमेंट पूछ रहा है, तो इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी मिक्स करके ही दिए ना कम इंटरेस्ट में, टेंशन ही नहीं। चलो, एबीसी सेल्स 100 डिबेंचर्स, कितने सेल डिबेंचर करता है वो, 100 डिबेंचर। एक कितने का है, 100 का। अगर हम लोग फेस वैल्यू निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को 10,000 हो जाएगा। तो फेस वैल्यू आप लोग दिमाग में रख लीजिए, नॉमिनल वैल्यू दिमाग में रख लीजिए, कितना आ गया हमारा, 10,000। अब 98 कम इंटरेस्ट में खरीद रहा है, बराबर ना। तो 100 डिबेंचर्स है, 98 में खरीद रहा है, तो कितना हो गया आप लोग का, 100 इंटू 98, 9,800, बराबर है ना। तो आगे देखिए क्या बोल रहे हैं,
इंटरेस्ट वही 30 जून 31 दिसंबर को है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड इज, नॉमिनल वैल्यू पूछा, नॉमिनल वैल्यू तो वही सेम रहेगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो जाएगा आप लोग का 10,000। तो 14 का आंसर क्या आएगा आप लोग का ए, नॉमिनल वैल्यू पूछा है ना। अभी देखो क्या लिखा है, अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड कैपिटल, अब कितना कैपिटल का मिलेगा वो पूछा हम लोग को। तो 10,000 मल्टीप्लाई सॉरी 100 मल्टीप्लाई बाय 98 कितना होता है 9,800। एक्स इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट तो इसमें मिक्स है ही नहीं, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को निकालना है कैपिटल, तो कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 98, तो कितना हो जाएगा आप लोग का 10,000 नहीं 10,000 नहीं 9,800। तो 15 का क्या आ जाएगा आप लोग का सी, क्योंकि हम लोग को कैपिटल का अमाउंट पूछा है। एबीसी लिमिट 100 डिबेंचर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 100 ईच, 101 कम इंटरेस्ट का है, तो अगर आप लोग 100 को मल्टीप्लाई करोगे 101 से तो आ जाएगा आप लोग का 10,100 बराबर है। लेकिन इसमें इंटरेस्ट क्या है, मिक्स है ना, कम इंटरेस्ट। और क्या पूछ रहा है, अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड कैपिटल, कैपिटल पूछ रहा है, टोटल अमाउंट नहीं पूछ रहा है। तो मतलब जो 10,100 आया आपका, उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट मिक्स है तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा आप लोग को। तो इंटरेस्ट 10,000 फेस वैल्यू पे मिलता है, इंटू कितना परसेंट है 12%, इंटू 2 डिवाइड बाय 12, क्योंकि 2 मंथ होता है ना। देखो यहाँ पे ये 1 मार्च से लेके 31 दिसंबर के बीच में 2 महीने होते हैं ना, 31 दिसंबर से लेकर 1 मार्च तक 2 महीने आते हैं, जनवरी आता है फरवरी आता है, तो 2 महीना, तो 2 इंटू 12 तो हो जाता है 200 रुपए। तो मतलब हम लोग को कैपिटल पूछा है, तो 10,100 में से कैपिटल क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सॉरी इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 200 रुपए माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9,900। तो आप लोग का 16 का क्या है डी। आगे 17 पे आते हैं, एबीसी सेल्स 100 डिबेंचर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 100 ईच, आईसीसी लिमिटेड 98 एक्स इंटरेस्ट, 100 डिबेंचर सेल करता है, वो 98 एक्स इंटरेस्ट की बात कर रहा है। क्या पूछ रहा है, देखो टोटल अमाउंट रिसीव, कितना अमाउंट उसको मिलेगा। रिसीव पूछ रहा है मतलब उसको कितना मिलेगा, सेलर को। तो सेलर को तो पहले क्या देना पड़ेगा आप लोग को, उसकी फेस मतलब जो हम लोग की मार्केट वैल्यू है वो, तो 100 इंटू 98 कितना 9,800, और साथ में 200 रुपए देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिक्स नहीं होता है, कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिक्स होता है, बराबर ना। तो अभी ये उसके लिए कितना पड़ेगा उसको पूछ रहा है, किसके लिए, सेलर का पूछ रहा है, क्योंकि रिसीव की बात कर रहे हैं। तो एबीसी को कितना पैसा मिला, तो कितना मिलेगा 9,800, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, और साथ में 200 रुपए भी देना पड़ेगा बायर को, क्योंकि वो जो इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो हो जाएगा 10,000। तो 17 का क्या आ जाएगा आप लोग का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एबीसी लिमिटेड 100 डिबेंचर्स नॉमिनल वैल्यू वापस से आ गया ये ऑन फर्स्ट, ठीक है। आगे क्या बोला देखिए, द अमाउंट टोटल अमाउंट रिसीव, टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, तो लेकिन कम इंटरेस्ट बोल रहा है, कम इंटरेस्ट बोल रहा है तो टेंशन ही नहीं है, डायरेक्टली निकाल सकते हो। रिसीव की बात कर रहा है तो इसको इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 10,100। तो 18 का क्या आ जाएगा आप लोग का बी। XYZ बाय डिबेंचर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 100 एंड आईसीसी लिमिट 98 ऑन, वापस से आगे से, हाँ नहीं, इंटरेस्ट 400 अक्रूड फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द टिल डेट, बताया कि इंटरेस्ट कितना अक्रू हो गया 400 रुपए। इफ द एंट्री वाज रिकॉर्डिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ द बुक्स ऑफ XYZ की बुक में एंट्री रिकॉर्ड करना है, तो 400 रुपए के हम लोग क्रेडिट करेंगे क्या, नहीं, 400 रुपए डेबिट करेंगे क्या इंटरेस्ट में, यस। तो आंसर क्या आएगा हम लोग का बी। 19 का भी क्या आएगा आप लोग का बी, क्योंकि डेबिट में लिखते हैं हम लोग इंटरेस्ट का कॉलम, अगर आप लोग कॉलम बनाएंगे चेक करेंगे आंसर, जो भी इंटरेस्ट हम लोग को रहता है, बराबर ना, हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। आप लोग बोलेंगे सर डेबिट में क्यों लिख रहे हैं आप लोग, क्योंकि XYZ ने खरीदा है, और जब खरीदते हैं तो वो कॉस्ट वाले कॉलम में आता है, डेबिट में आता है, जब इंटरेस्ट उसको मिलेगा तब वो क्रेडिट में आएगा, बराबर ना। तो याद रखना, देखो हम लोग कॉस्ट में लिखते थे कि परचेज किया कॉस्ट के कॉलम में, बराबर, नॉमिनल वैल्यू के कॉलम में, फिर कॉस्ट के कॉलम में, और फिर हम लोग इंटरेस्ट के कॉलम में भी अमाउंट लिखते हैं, तो डेबिट साइड ही है ना वो, डेबिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है ना। आगे, ऑन सेल ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट द प्रॉफिट एंड लॉस इज कैलकुलेटेड। जब हम लोग इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो प्रॉफिट लॉस किस पे कैलकुलेट करते हैं, तो अगर आप लोग को याद होगा तो सेल्स लिखते हैं हम लोग, उसमें से माइनस क्या करते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट, तो क्या आएगा इसका 20 का भी बी। आगे आते हैं 21 पे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर हम लोग ने इन्वेस्टमेंट बेचे तो क्या करते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट बेचे, अगर हम लोग को प्रॉफिट हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसका भी क्या आएगा आप लोग का बी। 21 का भी। 22 पे आते हैं, 22 क्या दे रहे थे आप लोग का, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड एज करंट एसेट इज लेस देन द कॉस्ट। अगर जो कोई करंट एसेट है, इन्वेस्टमेंट मतलब करंट इन्वेस्टमेंट है, उसको हम लोग की मार्केट वैल्यू कॉस्ट से क्या है, कम है, कॉस्ट से क्या है, कम है, तो मार्केट वैल्यू कम है, तो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू को क्लोजिंग में लिखते हैं, अगर आप लोग को याद होगा तो, और फिर टैली करते बैलेंस आता है, तो बैलेंस आता है तो वहां पे जो बैलेंस आता है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, वो डेबिट है, तो इसका क्या आएगा आप लोग का बी। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट में बैलेंस आता है, लेकिन ये, और हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में वो क्या होता है, डेबिट होता है, तो 22 का भी क्या आएगा आप लोग का बी आएगा।
आगे आते हैं 24 पे, डिविडेंड ऑन शेयर्स अक्रूज। डिविडेंड ऑन शेयर्स कब आता है? ऑन द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ऑन द ड्यू डेट ऑफ फिक्स एडवांस, ऑन द डेट इज डिक्लेयर, ऑन द फाइनेंशियल ईयर। तो डिविडेंड जो होता है वो डिक्लेयर पे आता है, जब डिक्लेयर किया तभी मिलता है। 24 का क्या आएगा आप लोग का? सी। डिविडेंड इज पेड, डिविडेंड हो चाहे इंटरेस्ट हो, किसको पे किया जाता है? जिसके पास वो क्या बोलते हैं, वो सिक्योरिटी है, वो शेयर्स है, उसी को पे करना। चाहे सिक्योरिटी, और वो शेयर्स की बात कर लो, क्या बोलते हैं, डिबेंचर्स की बात कर लो, बॉन्ड्स की बात कर लो। तो टू द होल्डर्स ऑफ शेयर्स ऑन द बुक्स ऑफ इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल होल्डर ऑफ होल्डिंग। तो इसका क्या आएगा? 25 का सी आएगा। आगे आए 26 पे, XYZ पेज डिविडेंड ऑन 30 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012। तो इंटरेस्ट 31 जनवरी 31 मार्च को ही चालू हो गया था, मतलब हो गया था, लेकिन पे कब करे उन्होंने? 30 सितंबर 2012, मतलब लगभग 5-6 महीने बाद, 6 महीने बाद। तो इसका जो डिविडेंड होगा विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एंड इनकम रिसिप्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द, ये बोल रहा है। फिर बोल रहा है डिविडेंड शेयर्स और विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट नहीं। डिविडेंड शेयर्स ऑन हेल्ड ऑफ 31 मार्च विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड द शेयर्स इक्विटी विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल। इसका क्या आएगा? सी। जो डिविडेंड होता है वो जब तक 31 मार्च तक कैपिटल रेवेन्यू मानेंगे, और उसके बाद का जो अमाउंट रहेगा उसको क्या मानेंगे? कैपिटल मानेंगे। ठीक है ना? ये मतलब 31 मार्च से लेके जो आप लोग करते क्या बोलते सितंबर है ना, 30 सितंबर, वहां तक का जो इंटरेस्ट रहेगा, मतलब 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक, वो उसको कैपिटल मानेंगे, और पहले का क्या मानेंगे? उसको रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे। चलिए, द करंट इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड ऑन क्लोजिंग डेट। करंट इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्लोजिंग डेट पे वैल्यू करते हैं, बराबर ना? तो किस पे करते हैं हम लोग? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू। करंट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू से कम रहता था उसी पे हम लोग करते थे, बराबर ना? जो लोअर रहता उस पे। एंड रिडक्शन टू मार्केट वैल्यू ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कॉस्ट, द वैल्यूएशन डेट इज डेबिटेड टू। अगर मार्केट वैल्यू हम लोग की कम आती थी करंट इन्वेस्टमेंट में, तो हम लोग जो वैल्यूएशन डेट किसको डेबिट करते थे हम लोग? तो आप लोग अगर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में करते थे हम लोग उसको डेबिट, बराबर है? अगर याद होगा आप लोग। करंट इन्वेस्टमेंट शुड बी, अभी ऊपर भी एक्सप्लेन किया था मैंने, should be valued lower cost and market value determined on individual investment basis, either individual investment basis और category of investment basis। तो इसका क्या आएगा 29 का आप लोग का बी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इज पेड। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी किसको पे करते हैं? वापस से आ गए टू होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी रिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो इसका भी क्या आएगा आप लोग का 30 का बी। वापस आ गया, ऊपर कर चुके हम लोग इसको, आ गया। व्हेन द डिविडेंड इज एक्चुअली रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट, जब डिविडेंड आप लोग को मिलता है तब क्या करते हैं आप लोग? तो पूरा अमाउंट हम लोग क्या करते हैं, जो आप लोग का रहता है डिविडेंड की बात करें तो इसका आएगा द एंटायर अमाउंट इज क्रेडिट टू द नहीं, द एंटायर अमाउंट इज क्रेडिट टू द नहीं, द प्रोरेटा रिलेटिंग टू द पीरियड ऑफ एक्विजिशन इज एंटर इन द इनकम कॉलम ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम इन्वेस्टमेंट। तो इसका आएगा आप लोग का 31 का सी। जो प्रोरेटा अमाउंट होता है रिलेटिंग टू द पीरियड आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन लेने के बाद, वो आप लोग इनकम साइड में क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, क्योंकि एक्विजिशन के बाद आपका इंटरेस्ट होगा, उससे पहले किस जो डिविडेंड रहेगा वो किसी और का होगा, तो आप लोग इनकम साइड में वो लिखोगे। When the bonus shares are received, जब बोनस शेयर हम लोग को मिलते हैं तो हम लोग नॉमिनल वैल्यू में नॉमिनल वैल्यू में वैल्यू लिखते हैं, और कॉस्ट में क्या लिखते हैं? जीरो लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को फ्री में मिलता है। तो देखो वहां लिखा है द बोनस शेयर्स इज एंटर इन द नॉमिनल वैल्यू एंड नो अमाउंट इज एंटर इन द कैपिटल कॉलम। तो इस 32 का क्या आप लोग का ए है, पहले ही राइट है, बाकी देखने की जरूरत भी नहीं होगा। हाँ, ऑप्शन अगर कुछ दिया हो तो देखते हैं। When the right shares are subscribed, जब right shares हम लोग क्या करते हैं? सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग को नॉमिनल वैल्यू में भी लिखना पड़ेगा, कॉस्ट में भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि राइट शेयर खाली हम लोग को राइट दिया था कि हम लोग खरीद सकते हैं, लेकिन पैसा देना पड़ता है उसके लिए। तो नॉमिनल वैल्यू इज क्रेडिट, नॉमिनल वैल्यू इज क्या लिखा है यहाँ पे? क्रेडिट कॉस्ट इन कैपिटल कॉलम। तो नॉमिनल वैल्यू इज एंटर इन कॉस्ट एंटर इन द कैपिटल कॉलम ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो इधर क्या आएगा आप लोग का? डेबिट। क्रेडिट में लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं, जब हम लोग उसको सब्सक्राइब करें मतलब खर्चा करेंगे तो परचेस आएगा इनडायरेक्टली, तो डेबिट में आएगा। ये भी हो सकता था, लेकिन ये क्रेडिट दिया हुआ है तो डेबिट आएगा आंसर, बराबर, क्योंकि डेबिट में आता है। सब्सक्राइब करें मतलब हम लोग खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। When the rights are sold without subscribing, right, without subscribe किए नहीं, लिए ही नहीं हम लोग ने, और डायरेक्टली क्या कर दिया? बाहर से बाहर भेज दिए, तो इसमें क्या आता है? नो एंट्री इज मेड इन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। खाली हम लोग क्या करते हैं? उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ हम लोग खाली दिखाए थे कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। तो 34 का सी। आगे आते हैं 35 पे, द कॉस्ट ऑफ राइट इशू इज, जो राइट इशू का कॉस्ट होता है हम लोग क्या करते हैं? उसको ऐड करते हैं। किधर ऐड करते हैं? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि हम लोग राइट इशू में खर्चा करना पड़ेगा ना हम लोग को, तो उसको इन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब डेबिट साइड में लिखना ही पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर कैरीड एट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो रहते हैं किस पर रहते हैं? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। शॉर्ट टर्म जो रहते हैं ना, कॉस्ट और मार्केट के दोनों में से जो कम रहता है उस पे, लेकिन लॉन्ग टर्म हमेशा किस पर रहते हैं? याद रखना, कॉस्ट पर रहते हैं। ठीक है, तो 36 का भी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आर कैरीड एट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अभी मैंने बताया, कॉस्ट और मार्केट व्हिचएवर इज लेस, हम लोग कर चुके बहुत सारे क्वेश्चन।
1/200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ओमेगा लिमिटेड कम और राइट बेसिस 75 पर शेयर, कितने का 2000 शेयर खरीदा, एक कितने का 75 का, तो होता है 1,50,000 और उसको राइट इशू भी मिला है कितना, एक शेयर पे एक, तो कितने शेयर उसके पास 2000 शेयर, तो कितने शेयर मिलेंगे उसको 2000, क्योंकि एक पे एक तो 2000 पे 2000, तो 2000 शेयर, तो कितने का खरीदा उसने 60 का, तो देखोगे तो 1,20,000 तो 1,50,000 और 1,20,000 कितना होता है 2,70,000, तो दोनों मिला के उसका खर्चा कितना हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट 2,70,000। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व। तो इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे जो आप लोग को पूरा थ्योरेटिकल बेस है एथिक्स वाला। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों से शेयर करना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।